सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। 15 नवंबर को पीएम मोदी ने झारखंड से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और देश के लगभग 2,70,000 गांव में यह यात्रा केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। हरियाणा में भी इसी यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने का काम कर चुके हैं, तो सोनीपत में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने गांव बैयापुर से इस यात्रा की शुरुआत की और सोनीपत की जनता को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोनीपत के 300 से ज्यादा गांव में ये यात्रा जाएगी और केंद्र और हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। अगर किसी को इन समस्याओं से कोई दिक्कत आ रही है, उनको पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले ये यात्रा गांव-गांव तक जाएगी और उसके बाद नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में भी इस यात्रा को जन जन तक लेकर जाया जाएगा, ताकि 2047 में जब भारत आजादी के 100 साल का जश्न मना रहा होगा, तब हम भारत को विकसित देश बना सकेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश को हर स्थिति में मजबूत करना और देश को हर क्षेत्र में आगे ले जाना है। उन्होंने घूंघट प्रथा को खत्म करने का आह्वान भी सोनीपत के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं से किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की खूंटी एक झारखंड में जगह है वहाँ से, और ये 26 जनवरी 2024 तक ये अभियान चलेगा। देश के सभी गांवों में ये यात्रा जाएगी, सभी नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में और नगर निगमों में भी ये जाएगी। ये बहुत बड़ा अभियान है जनता को जोड़ने का। जब हमें विकसित भारत बनाना है तो हमारी जो योजनाएं चल रही हैं उसको हम सैचुरेशन पे ले जाएंगे। जैसे आयुष्मान भारत, किसी का कार्ड बाकी है तो इस दौरान पूरा करेंगे, तो जनता में एक विश्वास जगेगा कि इन 10 सालों में इन्होंने योजनाएं भी चलाई और हमारे जितने भी लाभार्थी थे सबको उसका लाभ दिया। इसलिए ये लोग या ये सरकार या ऐसे लोग 2047 तक इस देश को विकसित भारत बना सकते हैं, ये एक विश्वास नागरिकों में जगाना है। भारत को विकसित भारत बनना है। धीरे धीरे कई ऐसे पैरामीटर हैं जिसमें भारत ग्लोबल लीडर बन गया। जैसे G20 का भी सम्मेलन हुआ तो उसमें सब लोगों ने कहा कि योग हमारे ध्यान में पहले भी था। जैसे अमेरिका पावर योगा करता था शरीर को ठीक रखने के लिए, लेकिन जैसे ही मोदी जी ने समझाया कि इसमें प्राणायाम भी एक चीज़ है जिससे मन भी ठीक रहता है, बुद्धि भी ठीक रहती है, तो लगा कि ये भी इसके साथ जोड़ो। और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैसे ही 21 जून विश्व योग दिवस शुरू किया तो भारत योग में ग्लोबल लीडर बन गया। ऐसे स्पेस के क्षेत्र में बहुत से विकसित देश जब भारत को ये कहते हैं कि भारत अगर हमारा सैटेलाइट छोड़ देगा तो हम शुक्रगुजार होंगे, तो भारत के नागरिकों को भी अच्छा लगता है और भारत स्पेस के सेक्टर में भी ग्लोबल लीडर बन गया। ऐसे आयुष के क्षेत्र में भारत ग्लोबल लीडर बन रहा है। तो ऐसे कई सेक्टरों में धीरे धीरे भारत जब ग्लोबल लीडर बन जाएगा तो भारत निश्चित रूप से विकसित भारत बनेगा और संसार का नेतृत्व करने की क्षमता भारत में दिनों दिन आ रही है। जैसे अब इन्वायरमेंट का विषय आया, तो जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने लाइफ मिशन को जरूर शुरू किया कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये एक छोटा सा प्रयास है लेकिन दुनिया के देशों को पसंद आ रहा है कि हम किसी होटल में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें गर्मी लग रही है, तो हम एसी को बहुत ऐसा कर देते हैं कि वो कमरा बहुत ठंडा हो जाता है, तो हम फिर रजाई ओढ़ते हैं। तो मिशन लाइफ का ये अर्थ है कि आप टेम्परेचर इतना रखो कि आपको रजाई ओढ़नी नहीं पड़े, तो आप कार्बन एमिशन को कम करने में योगदान दे सकते हो अपनी लाइफ स्टाइल से ही।
तो ये प्रधानमंत्री जी का सोच है। और G20 में ये बहुत पसंद किया गया था, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इसका मतलब जलवायु के क्षेत्र में भी, पर्यावरण के क्षेत्र में भी भारत ग्लोबल लीडर बन रहा है। तो 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, ऐसा सपना लेकर के प्रधानमंत्री जी चले हैं। तो नागरिकों को जोड़ना, जो भारत का भविष्य है, ऐसे हमारे बच्चे, लड़के और लड़कियां, विद्यार्थी, इनको जोड़ना, जो गांव के श्रेष्ठ नागरिक हैं उनको उसको याद करना। जैसे आज मैंने अंकित को याद किया, तो इसी गांव का है ना जी जी, तो उसने देश में नाम किया है। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के साथ उसने स्वच्छ भारत मिशन पे एक काम एक दिन पूरा लगाया उसने। तो इस गांव की शोभा बढ़ी ना भाई पूरे संसार में। आज मैं भी अंकित को याद कर रहा हूँ, हमारे मंत्रिमंडल के बहुत सहयोगी अंकित भैया कोड़े भाई उसको याद कर रहे हैं। आज तो वो बाहर है, नहीं तो हम उसका यहाँ सम्मान करते। मंत्री जी, 5 राज्यों में चुनाव हैं, कहाँ देख रही है बीजेपी अपने आप को? कि कांग्रेस में मैदान में नतीजे हैं वो आने वाले हैं। क्या विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने जा रही है 5 राज्यों में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से ही विश्वास ही नहीं, हम स्पष्ट मत के हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही सभी जगह सरकार बना रही, सभी जगह। चुनाव आयोग नोटिस की तैयारी कर रहा है राहुल गांधी के पनौती शपथ पर, लेकिन उन्हीं के नेता उनका समर्थन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं क्या चुनाव आयोग सभी नेताओं को नोटिस भेजा कांग्रेस के? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे संसदीय लोकतंत्र में किसी को भी ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, भाषा संयमित होनी चाहिए। हमारा लोकतंत्र तभी मजबूत होगा, हम हमारी संयमित भाषा में भी हमारी बात कह सकते हैं। अब लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, कई लोग लिख रहे हैं कि जब यहाँ पे एशियाड हुआ था और तब एक मैच में इंदिरा गांधी एक मैच को देख रही थी, उसमें पाकिस्तान जीत गया था, तो क्या कहेंगे जी? तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है जी। सर, जिस प्रकार से बात करें तो आज एक कुप्रथा पर भी प्रहार किया गया है और ख़ासतौर पर यहाँ से एक शुरुआत ये हुई है कि घूंघट खुलवाकर जो है सांसद जी के सामने क्या देखिए घूंघट एक नारी के सम्मान का या सुरक्षा का एक प्रतीक बना। हम कह रहे हैं, मैं राजस्थान से आता हूँ, मेरे गांव में भी ये कई जगह प्रथा है, हमने इसका अभियान चलाया और हमारे एक मुख्यमंत्री हुए थे आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत, राजपूत समाज में भी ये प्रथा थी। उन्होंने खुद ने कहा कि आंख की शर्म होनी चाहिए, शर्म आंख की। जैसे अभी कलेक्टर साहब ठीक ही बोल रहे थे, सिर ढक कर के भी अपन शर्म कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी मानसिकता जो मुझे लगता है कि जैसे हमने अभी शपथ ली, गुलामी का कोई भी अंश होगा हमारे समाज में तो हम समाप्त करेंगे। तो ये घूंघट प्रथा हम जब अपन देखते हैं भगवान राम को, तो सीता जी का तो घूंघट नहीं है ना साहब। हम कृष्ण को देखते हैं तो राधा जी तो घूंघट में नहीं बैठी है, हम शिव जी को देखते हैं तो पार्वती तो घूंघट में नहीं बैठी है ना। तो हमारी कहाँ थी परंपरा, ये कैसे आई, इसका विश्लेषण करना है। और हमें ऐसी अगर कुछ कुप्रथाएं हैं तो उनको समझाइश करके धीरे धीरे समाज से विदा लें, ये ऐसा प्रयास करते हैं। मंत्री जी, कानून मंत्रालय आपके पास है, 5 राज्यों में चुनाव में एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें 18% जो उम्मीदवार हैं उन पर क्रिमिनल केस है, मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये है कि जिन पर कोई केस है वो उम्मीदवार नहीं हो सकते। नहीं, वो उसमें ऐसा नहीं है। 2 साल से जिनको सजा हो गई वो उम्मीदवार नहीं हो सकते। जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला है तो उसको आपको पब्लिक में बताना पड़ेगा, आपको पेपर में ऐड देना पड़ेगा। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है कि हम जो आपराधिक, जो गंभीर आपराधिक मामले जिनके खिलाफ चल रहे हैं उनको कम से कम हमने टिकट दी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में अच्छा प्रयास किया।